नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है बड़े घर की बेटी। कहानी एक संयुक्त परिवार की है जिसमें 5 लोगों को विशेष महत्व दिया गया। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जिम्मेदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ भी न था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उनके सिर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधे से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान में आय 1,000 रुपये से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर से ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को इन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिए थे। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिकी ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से इसकी निंदा किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर की रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल की स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो आरुचि होती है, उसे वह देश और समाज दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की महिलाएं उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, जेठ, देवर आदि से घृणा थी, बल्कि उनका विचार था कि यदि कुछ सहने के बावजूद भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उनके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बाहरी शिकारें, झाड़ू फानूस, अनारेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ थे, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुईं और देवयोग से सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो इन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपये का सिर कर्ज हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से रूपवती और गुणवती थी। इसे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न ही यह स्वीकार था कि उसे अपने आप को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उसके पास चंदा मांगने आए। शायद नगरी प्रचारी का चंदा था। भूप सिंह इसके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने घर आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम से उसे बचपन की आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना था। हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या, एक सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। यह एक सीधे साधे गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई गृहस्थी में ऐसा अनुकूल बना लिया कि मानो उसने विलास के सामान को कभी देखा ही ना था। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और अपनी भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब यह नया व्यंजन बनाने बैठी। हंडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा,
घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया था, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भाभी की यह बात और डिठाई अच्छी न लगी। वह तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्रियां सब कुछ सह लेती हैं, मार सह लेती हैं, निंदा सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उसे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहाँ खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़ कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, वाह होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब अनपढ़ उजड़ ठाकुर से रहा ना गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लेता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर फेंक कर मारा और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा में हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई बोली, अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान मर्यादा पति तक ही है। उसे पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पी कर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति की यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में ही रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और आकर बैठे। कुछ इधर उधर की बातें हुई, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी के बड़े कष्ट में कटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ, तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, कहा, हाँ, बहू और बेटियों को का यह स्वभाव अच्छा नहीं, मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बड़े घर की बेटी लाल बिहारी बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्मी कहाँ नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी हुई बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा? आनंदी की त्योरियां पर बल पड़ गया। झुलझुलाहट के मारे सारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हें यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी सूर ना हो, उसे खड़ाऊ से मार क्यों खाऊं? श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हंडे में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने को बैठे तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मैके को भला भुला कहने लगे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, वहाँ इतना घी होता है कि नाई कहार भी खा लेते और किसी को जान भी ना पड़ता। बस इतनी सी बात पर अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ से फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोला, यहाँ तक हो गया। इस छोकरे का यह साहस। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। प्रातःकाल उसने अपने बाप के पास आकर बोला, दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ ने कितनी बार ही अपने कई मित्रों को आड़े हाथों में लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज स्वयं ही वे बातें अपने मुंह से करनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है।
बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं हूँ। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊँ और जूतों की बौछार होती रहे, कड़ी बात तक चिंता नहीं। कोई एक एक की दो कह ले, यहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर कोई लात घूसा पड़े और मैं दम भी ना भरूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर एक बूढ़ा ठाकुर आवाक हो गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश करा देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने और बुझाने पर इस गांव के कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, इनके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और सुन न सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हुई है उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ बीच में ही बोल पड़ा, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के के क्रोध को शांत करना चाहते थे, लेकिन यही नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आकर बैठ गए। कई स्त्रियां ने जब यह सुना कि श्रीकंठ अपनी पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगीं। गांव के कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वह कहा करते थे कि श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी है, इसलिए वह किताब का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। इस महानुभाव की शुभकामनाएं आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगन की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन विद्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो ही गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट पास इस बात को समझ न सका। इस डेबिटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी वह उसकी समझ में ना आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेझिझक बेसमझ लड़का, उससे कुछ भूल हुई है